हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितेश अग्रवाल। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। हमने पिछले लेक्चर में कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया था और कंपनी अकाउंट में हमने क्या पढ़ा आपको पता है? कंपनी अकाउंट में हमने क्या पढ़ा? कंपनी अकाउंट में हमने कंपनी की हिस्ट्री पढ़ी और कंपनी के मीनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, कंपनी की हिस्ट्री पढ़ी और कंपनी के मीनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं कंपनी के फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन कंपनी के फीचर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक महान जो पर्सन है, महान जज है, उसकी मैं आपको क्या बता देता हूं, डेफिनेशन बना देता हूं। क्या डेफिनेशन है? ठीक है, डेफिनेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ना। तो उस महान पर्सन का नाम है लॉर्ड जस्टिस लिंडले। उस महान पर्सन का नाम क्या है? लॉर्ड जस्टिस लिंडले। ठीक है, इन्होंने कंपनी की सही सटीक डेफिनेशन दी है। ठीक है, और इस डेफिनेशन से आप जब कंपनी पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, इन्होंने कंपनी की जो डेफिनेशन दी है ना, एक छोटे छोटे पॉइंटों के बेस पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले वो बताया है कंपनी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनेगी वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पर्सनों का, मैनी पर्सनों का एसोसिएशन है। मैनी पर्सनों का क्या है? एसोसिएशन। पहली बात तो एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे ग्रुप से है, और पर्सन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पर्सन क्या हो सकते हैं, पर्सन क्या हो सकते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, पर्सन आपको पता है एक तो इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब ह्यूमन बीइंग पर्सन। ठीक है, दूसरा फर्म के रूप में भी हो सकता है पर्सन, और तीसरा कंपनी के रूप में भी पर्सन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो इंडिविजुअल मिलके नहीं, क्योंकि ग्रुप चाहिए तो ग्रुप का मतलब कम से कम दो तो होने चाहिए। तो दो इंडिविजुअल मिलके, राम और श्याम मिलके क्या कर सकता है? कंपनी ओपन कर सकते हैं। दो फर्म मिलके नहीं, दो फर्म मिलके नहीं, यानी संजय एंड ब्रदर्स और अजय एंड ब्रदर्स दो फर्म है, वो दो फर्म मिलके ने भी कंपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दो कंपनी मिलके ने भी एक तीसरी कंपनी का ऑर्गन कर सकते हैं। तो कंपनी मिलके ने भी एक तीसरी कंपनी का ऑर्गन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक इंडिविजुअल एक फर्म मिलके ने भी कंपनी का ओपन कर सकते हैं। एक फर्म एक कंपनी मिलके ने भी कंपनी, तीसरी कंपनी को ओपन कर सकता है। और इंडिविजुअल और कंपनी मिलके ने भी क्या कर सकते हैं? एक कंपनी ओपन कर सकते हैं। तो वो पर्सन इन तीन टाइप से होंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज है, सेकंड पॉइंट है कि अब ये जब पर्सन एसोसिएशन ग्रुप बनाएंगे तो इनको एक कॉमन स्टॉक में, कॉमन स्टॉक का मतलब कैपिटल में, कंपनी की कैपिटल, उसे कैपिटल बोलेंगे हम, है ना। उस कॉमन स्टॉक में क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे मनी को, या मनी वर्थ को कंट्रीब्यूट करेंगे। जो पर्सन इसमें क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं, वॉलंटरीली जो पर्सन है वो क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो पर्सन मनी एंड मनी वर्थ को कॉमन स्टॉक में क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, क्लियर। और वो कॉमन स्टॉक को क्या यूज लिया जाएगा? कहां यूज लिया जाएगा? कॉमन स्टॉक एम्प्लॉय इट
इन द सम कॉमन ट्रेड एंड बिजनेस, उनकी कॉमन पर्पज के लिए यूज लिया जाएगा, कॉमन बिजनेस के लिए यूज लिया जाएगा, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कॉमन स्टॉक यूज लिया जाएगा, और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को वो क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस को वो क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया? अब इस कॉमन स्टॉक को क्या बोलते हैं हम वो देखते हैं। जो कॉमन स्टॉक का हमने ऊपर नाम लिया था, जिसमें मनी को क्या किया गया था, कंट्रीब्यूट किया था, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी की कैपिटल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल ऑफ द कंपनी बोलते हैं। क्लियर? और जिन लोगों ने, जिन इंडिविजुअलों ने, जिन फर्म्स ने, जिन पर्सन ने इस कॉमन स्टॉक में कंट्रीब्यूट किया है, उसे हम कंपनी के मेंबर्स बोलेंगे। यानी मेंबर्स को यहां पर आगे जाके नहीं, हम शेयर होल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। ठीक है, इन मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? आ गया? चलो, समझ में आ गया तो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? हाँ, अब जो पूरी कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो पूरी कंपनी कैपिटल होती है, उस पर किसका अधिकार होता है, मेंबर्स का अधिकार होता है। तो मेंबर्स के अधिकारों को एक छोटी छोटी यूनिट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। कंपनी की तरफ से उस कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, स्मॉल यूनिट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करने के बाद उसको मेंबरों को दे दिया जाता है। उन्हें बोलते हैं शेयर्स। क्या बोलते हैं, शेयर्स। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, उन शेयर्स को आप किसी दूसरे पर्सन को भी, देखो आपके पास यदि शेयर्स हैं तो आप कंपनी के लीगल ओनर माने जाओगे। जिनके पास ये शेयर्स हैं उनको कंपनी के लीगल ओनर माना जाएगा। ठीक है, तो वो शेयर्स यदि आप आगे जाके नहीं ऑनर नहीं बनना चाहते तो आप उन शेयर्स को क्या कर सकते हो, दूसरे को, किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर को बेच के नहीं आप अपने ऑनरशिप को उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ये भी ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप एक बार खरीद लिया तो आप ही ऑनर रहोगे, आप फंस गए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यदि ऑनरशिप से निकलना चाहते हो तो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो, किसी सेकंड पार्टी को ट्रांसफर करके नहीं उनको ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये शेयर्स ऑलवेज ट्रांसफरेबल होंगे। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर का राइट है वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने जब आपने ट्रांसफर कर दिया तो कुछ कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन कुछ कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन आपके कंपनी के टाइप पर डिपेंड करेगा। कंपनी कौन सी टाइप की है, उस कंपनी की टाइप पर रेस्ट्रिक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो भैया लॉर्ड जस्टिस लिनले ने ये डेफिनेशन दी है कंपनी की। ठीक है, लेंथी बहुत है लेकिन बहुत फंटास्टिक, यानी बहुत रीजनेबल, कहूं तो ना एक सटीक लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया गया है कंपनी। ठीक है, क्लियर? तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको नोट डाउन करना बेटा बेहद जरूरत है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। हो गया? नोट डाउन कर लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी के फीचर्स की। कंपनी के कितने फीचर्स होते हैं, कंपनी बनाने के लिए क्या क्या फीचर्स की आवश्यकता पड़ती है, ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब है, आपको पता है कि यहाँ पर जो कंपनी होती है तो वो कंपनी जो होती है वो दो से अधिक पर्सनों का ग्रुप होता है। तो वो ग्रुप क्या होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है,
फिर दूसरा है कि हमने ये पढ़ा था कि कंपनी है, जो कंपनी का जो क्रिएशन हुआ है बाय लॉ हुआ है, जबकि कंपनी को किसी ने देखा नहीं, उस कंपनी का नाम जो दिया है ना वो किसने दिया है, कानून ने दिया है, लॉ ने दिया है। तो भैया जब कानून ने देखा है तो आपको पता है कानून ने जब आप उसका नेम क्रिएट किया है तो कानून तो अंधा होता है, जब कानून को खुद को ही नहीं दिखाई देता तो उसने एक जो पर्सन क्रिएट किया है वो भी नहीं दिखाई देगा, आपको पता है। तो यहाँ पर जो कानून के द्वारा, जो लॉ के द्वारा जो पर्सन क्रिएट किया गया है, यानी कंपनी को जो क्रिएट किया गया है वो भी क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल को हम यहाँ बोलेंगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हमको तो कंपनी नहीं दिखाई देगी लेकिन लॉ को जरूर कंपनी दिखाई देगी, ठीक है। तो लॉ की नजरों में कंपनी एग्जिस्टेंस में है, इसलिए कंपनी का जो नेचर होता है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह होता है, ठीक है। जब वो दिखाई नहीं देगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, उससे डील कौन करेगा, उसका विश्वास कौन करेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो उसके लिए क्या होता है, उसका पूरा जो अफेयर्स है, उसके जो काम है वो वहां की ह्यूमन एजेंसी द्वारा संभाल लिया जाता है। और ह्यूमन एजेंसीज क्या करेगा कि उसका एक ऑफिशियल सिग्नेचर, आपको पता है ह्यूमन पर्सन तो क्या कर सकता है, अपने हैंड से सिग्नेचर कर सकता है, ठीक है, अपने हैंड से क्या कर सकता है, सिग्नेचर कर सकता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल जो पर्सन है वो तो कभी भी क्या नहीं कर सकता, सिग्नेचर नहीं कर सकता। और सिग्नेचर नहीं कर सकता लेकिन किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नेचर की तो आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम क्या बनवा लेते हैं, कॉमन सील बनवा लेंगे, ठीक है। तो कॉमन सील ही यहाँ पर ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है, जब कंपनी को हमने रजिस्टर्ड करवाया था इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में या इससे पहले के एक्ट में, तो कंपनी लॉ ने ही, यानी कानून ने ही उसका नाम डिसाइड किया था, कंपनी लॉ ने ही उसको एग्जिस्टेंस किया था। तो इसका मतलब वो एक अलग पहचान उसको मिल गई, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने मेंबरों से अलग पहचान मिल गई, और अलग पहचान मिल गई तो ये क्या बन गया, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया। और इंडिपेंडेंट भी बन गया क्योंकि उसका खुद की अपनी पहचान है, तो उसको मेंबरों की आवश्यकता नहीं, ठीक है। जब वो खुद वो बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास राइट्स हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के राइट्स हैं, कॉमन सील है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सिग्नेचर के रूप में उनकी कॉमन सील यूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अपनी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसको राइट है कि वो अपनी खुद की नाम से सेपरेट प्रॉपर्टी खरीद सके, ठीक है। उस पर उसके मेंबरों का कोई भी राइट नहीं होगा, केवल कंपनी के ही नाम से वो एसेट्स परचेज की गई है, ठीक है। उसके बाद 5 हो गई। 6 क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो कॉमन स्टॉक है उसको, यानी कंपनी की जो कैपिटल है उसको छोटी छोटी यूनिट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, और उन छोटी छोटी यूनिट्स को ही हम शेयर होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम शेयर्स। तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, है ना। आप अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर करना चाहते हो तो लेस रेस्ट्रिक्शन के साथ आप क्या कर सकते हो, उसे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। फिर है 7 पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है ना इसका ये है, इसकी वजह से ही हमने कंपनी को पर विश्वास किया है कि कंपनी की जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, ठीक है। क्लियर क्लियर, यानी कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, अपने लेंडर अपने जो जिससे लोन लिया है उनको देने के लिए पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिटर्स कंपनी के शेयर होल्डरों के घर पहुंच जाएंगे, नहीं, कंपनी तक ही सीमित रहो, कंपनी से बाहर हमारे घर पर मत आ जाना, इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटीज के बाद, जब कंपनी
को एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना दिया है, कंपनी को एक सेपरेट आइडेंटिटी दे दी है, तो कंपनी की को राइट है कि वो किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी से भी लोन ले सकता है, किसी को भी लोन दे सकता है, किसी के अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जो भी है, ठीक है। लेकिन कंपनी एक कंपनी को सिटीजनशिप नहीं मिलती, कंपनी को कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिलती है। सिटीजनशिप केवल इंडिविजुअल को मिलती है, सिटीजनशिप केवल किसको मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है, और जिसको सिटीजनशिप मिलती है उसको फंडामेंटल राइट्स भी मिलते हैं। आपको पता है जिसको सिटीजनशिप मिलती है उसको फंडामेंटल राइट्स भी मिलते हैं, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल को ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आर्टिफिशियल पर्सन इंडिविजुअल पर्सन है, तो यहाँ पर जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो किसके हाथों में होता है, ह्यूमन बीइंग एजेंसी के हाथ में होता है, यानी जैसे डायरेक्टर बना लिए जाते हैं, है ना, शेयर होल्डर इनके हाथों में रहता है, ठीक है। तो जो भी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट द्वारा टॉप ऑफिसर्स द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है, इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। वही वाली बात, एबिलिटी टू सू एंड टू बी सू, यानी इसकी अलग से पहचान है, लॉ ने इसको अलग से पहचान दी है, तो इस पर कोई भी यदि इसने कोई गलती की है, इसने कोई रूल्स का वायलेंस किया है, तो कोई भी पर्सन इस पर क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, ठीक है। उस पर मेंबर्स पर कुछ आंच नहीं आने वाली है। और यदि किसी और ने आउटसाइडर पर्सन ने कोई रूल्स वायलेंस किया है, तो इसके पास भी राइट है कि वो उस पर्सन पर अपना केस फाइल कर सके, ठीक है। परप्यूचुअल सक्सेशन, परप्यूचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, परप्यूचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी पर हाइड्रोजन बम गिरा दो। जब कंपनी पर हाइड्रोजन बम गिरेंगे तो उसका स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके सारे मेंबर्स मर जाएंगे। मेंबर्स मरने के बाद भी कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है। मेंबर्स की डेथ हो जाने के बाद भी कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि आपको पता है कंपनी का क्रिएशन किसने किया, लॉ ने। तो कंपनी का वाइंड अप भी किसके थ्रू होगा, लॉ के थ्रू ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, क्लियर। हाँ, आगे बात समझ में। चलो अब हम इनको 1 by 1 जो हमने 12 फीचर्स पढ़े हैं कंपनी के, इनको हम 1 by 1 क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आपने 12 उतार तो लिए होंगे, नहीं उतारे तो 1 by 1 उतारते जाना। सबसे फर्स्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सबसे फर्स्ट कौन सा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी हमने ऊपर तो इसमें क्या पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़ा था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ऊपर तो हमने इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के नाम से पढ़ा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन नीचे हम इसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है वो आगे देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ध्यान दो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2% की आवश्यकता पड़ेगी। कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2% की आवश्यकता पड़ेगी, एटलीस्ट 2 मेंबर तो होने चाहिए, ठीक है। अब वो दोनों मेंबर इंडिविजुअल है या दोनों मेंबर फर्म है, दोनों मेंबर कंपनी है, वो कैसे भी हो सकती है। आपको मैंने ऊपर बता दिया कि पर्सन में कौन कौन शामिल हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 मेंबरों का ग्रुप होगा जिसे हम कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी को कब बोलेंगे, उस ग्रुप को हम कंपनी कब बोलेंगे, उस ग्रुप को हम कंपनी तब बोलेंगे जब वो रजिस्टर्ड होगी। उस ग्रुप को हम कंपनी कब बोलेंगे, जब वो रजिस्टर्ड होगी, जब वो रजिस्टर्ड होगी, इनकॉर्पोरेटेड होगी। वो एसोसिएशन क्या होगा, इनकॉर्पोरेटेड होगा। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना। जब उस ग्रुप का रजिस्ट्रेशन होगा, कौन से एक्ट में, इंडियन कंपनी एक्ट में या पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में, यदि उस ग्रुप का रजिस्ट्रेशन होगा तो ही हम उसे लीगल एंटिटी बोलेंगे।
तभी हम उसे कंपनी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए यहाँ पर जो मेंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप ध्यान रखना, जो मेंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को क्या करना है, इंडियन कंपनी एक्ट में या पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तभी वो कंपनी बनेगी। यदि आपने उस ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या नहीं बनाया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, उसे ग्रुप ऑफ पर्सन को हमने इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराया है, ठीक है, तो उसे हम अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलेंगे। जैसे कि अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में आपका आ जाएगा फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म को हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो बोलेंगे, लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, और जो कंपनी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कंपनी। कंपनी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात है कि भैया जो कंपनी में जो पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं, जो कंपनी हमने बनाई है उसमें जो पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन जो इन्वॉल्व हुए हैं, वो हम क्या पकड़ के लाए हैं क्या, हम पकड़ के नहीं लाए, वो खुद अपनी मर्जी से आए हैं, वॉलेंट्रीली है, अपनी इच्छा से आए हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, और कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आती है, कंपनी कब बोली जाती है, जब उस ग्रुप ऑफ पर्सन को हम क्या कर दे, उस वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या करवा ले, रजिस्टर्ड करवा ले, इनकॉर्पोरेटेड करवा ले। कहां पर, या तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में, या इससे पहले के जो कंपनी एक्ट हैं, जैसे 1956 है, 1882 है, 1913 है, इनमें हम रजिस्टर्ड करवा लें। ठीक है, इनमें भी यदि रजिस्टर्ड है तो भी हम उसे कंपनी बोलेंगे। ठीक है, या पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, कंपनी ही बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, आया? फटाफट इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो फटाफट, फास्ट। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया क्या, हो गया? चलो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, दूसरी बात है इसकी कि इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। इसको आगे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में भी बोल सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड जो होती है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है वो दो टाइप से रजिस्टर्ड हो सकती है, एज ए प्राइवेट या एज ए पब्लिक। एज ए प्राइवेट या एज ए पब्लिक के रूप में वो रजिस्टर्ड हो सकती है। प्राइवेट का मतलब यदि कंपनी एज ए प्राइवेट रजिस्टर्ड होगी तो उस पर जो किसका हाथ होगा, जैसे मेरी कंपनी है तो मेरा ही उस पर राइट होगा। जैसे रितेश की कंपनी है, रितेश ने उसे रजिस्टर्ड करी है, तो केवल रितेश का ही उस पर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अदर किसी आउटसाइडर पर्सन का राइट नहीं होगा। ठीक है, उसका मालिक और कोई नहीं बन सकता। ठीक है, उसे प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। एक पब्लिक, जैसे एक तो अपना घर और एक धर्मशाला, तो घर में तो अपना ही राइट होता है और धर्मशाला में सबका राइट होता है। तो पब्लिक कंपनी भी एक तरीके से धर्मशाला होती है। ठीक है, इसमें सभी यानी सभी जो पब्लिक है उसका सबका क्या रहता है, इनविटेशन रहता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में? हाँ, उसके बाद है जो अपन कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर होने चाहिए।
कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर होने चाहिए, वैसे तो इसका अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट कम से कम मेंबर बता देता हूँ। यदि प्राइवेट कंपनी के रूप में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो कम से कम 2 मेंबर होना जरूरी है। यदि आपने प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराया है तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और यदि आपने पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवाया है तो कम से कम 7 मेंबर होना जरूरी है। कितने मेंबर? 7 मेंबर। क्लियर? यहां तक कि अभी सेक्शन 1 हमने पढ़ा। सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया था सेक्शन 1 में क्या होता है, इंडियन कंपनी एक्ट का टाइटल है। सेकंड सेक्शन में हमने क्या पढ़ा? सेकंड सेक्शन में हमने जो 95 डेफिनेशन है वो 95 डेफिनेशन उस सेक्शन 2 में एक्सप्लेन कर रखी है। अब सेक्शन 3 में कंपनी एक्ट के जो सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 3 में कंपनी एक्ट के सेक्शन 3 में 1 पर्सन द्वारा भी कंपनी बनाई जा सकती है। उसमें जरूरी नहीं है 2 पर्सन, 1 पर्सन द्वारा भी कंपनी बनाई जा सकती है, और उस कंपनी को हम नाम देंगे ओपीसी। 1 पर्सन कंपनी, उस कंपनी का नाम होगा ओपीसी कंपनी। ठीक है, इसको डिटेल से हम कहां पढ़ेंगे? टाइप ऑफ कंपनी में। टाइप ऑफ कंपनी का हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम ओपीसी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अदर बहुत सारी कंपनी होती है, उन सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? इसके बाद हमारा जो लेक्चर है ना, जो आज का लेक्चर है, उसके बाद हमारा टाइप ऑफ कंपनी पर ही है। ठीक है, टेंशन मत लो। क्लियर? तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्स्ट फीचर्स कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फीचर्स को एक बार ध्यान से आप उतार लो, नोट डाउन कर लो यदि नोट डाउन नहीं किया है तो। नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर ले। कर लिया? चलो, सेकंड है आपका, सेकंड है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड फीचर है, वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल पर्सन। देखो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन 3 वर्ड है ना, इसमें पर्सन कॉमन वर्ड है और आर्टिफिशियल और लीगल अलग वर्ड है, तो हमने 2 में डिवाइड कर दिया, आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? जो इंडिविजुअल है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। इंटेंजिबल पर्सन को हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा पर्सन जो देख नहीं सकता, उसे कंपनी ने क्या दिया है? उसका नाम दिया है, कंपनी ने उसको क्रिएट किया है। जो हम देख नहीं सकते, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है, कैन नॉट बी सीन। ठीक है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उस पर्सन को लॉ ने क्या दिया है? नेम एग्जिस्ट किया है, उसको नेम प्रोवाइड किया, उसका नामकरण किया है। ठीक है, अब जब भैया आपको पता है कानून तो अंधा होता है, किसी को भी अपना नाम दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कंपनी का नाम क्रिएट किया है, तो इसका मतलब जब यदि कानून ने उसको नाम दिया है तो उसे हम लीगल बोलेंगे। यानी आपको दिखे या नहीं दिखे, आपको मानना पड़ेगा कि आपको दिख रहा है, लीगल पर्सन माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसे लीगल पर्सन ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं कंपनी का जो क्रिएशन होता है बाय लॉ होगा। ठीक है, और कंपनी का जब क्रिएशन, कंपनी यदि क्रिएट ही अकॉर्डिंग टू लॉ हुई है तो इसका मतलब केवल लॉ की नजरों में ही एग्जिस्टेंस में होगी, हमको तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमको माननी पड़ेगी कंपनी है। ठीक है, क्लियर? दूसरा है कंपनी एक जब क्रिएशन बाय लॉ हुआ है, केवल कानून की नजरों में दिखाई दिया है, तो इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। इट कैन एक्ट ओनली थ्रू द ह्यूमन एजेंसी,
अब जब ये दिखाई नहीं देगा तो इस पर ट्रस्ट कौन करेगा, पहली बात तो ये आती है, ठीक है। जब ये दिखाई नहीं देगी, पब्लिक को जब दिखाई नहीं देगी तो इस पर ट्रस्ट कौन करेगा, इससे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, कौन करेगा, इस कंपनी के जो भी अफेयर्स होंगे, जो भी एक्ट होंगे, वो किसी ह्यूमन एजेंसी द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, तब तो ट्रस्ट करेंगे। ह्यूमन एजेंसी द्वारा इसके सारे काम किए जाएंगे, ठीक है। और ह्यूमन एजेंसी द्वारा, ह्यूमन एजेंसी में किसको लिया जाएगा, डायरेक्टर, उनको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टर, ठीक है। क्लियर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं तो आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर। जो डायरेक्टर होते हैं उनको कंपनी के सारे अफेयर्स, कंपनी के सारे वर्क, कंपनी के सारे काम, कंपनी के सारे राइट्स उनके पास होते हैं। कंपनी को पूरा कंट्रोल डायरेक्टर के हाथ में होता है। कंपनी के सारे काम का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, डायरेक्टर के हाथ में होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टर एज ए कंपनी का एजेंट है, नहीं, काम एजेंट की तरह करता है, काम एजेंट की तरह करता है, एजेंट नहीं है। आप सोच रहे हो कि कंपनी के बिहाफ पर वो डायरेक्टर काम कर रहा है तो कंपनी का एजेंट हो गया, नहीं, कंपनी का एजेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट एजेंट। यदि कंपनी का एजेंट हो गया तो वो कंपनी के मेंबर्स का भी एजेंट बोल दिया जाएगा, लेकिन वो कंपनी के मेंबर्स का एजेंट नहीं होता है। कंपनी के मेंबर जरूर उसे अपॉइंट करते हैं, कंपनी के मेंबर उसे इलेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी का एजेंट बन जाए, कंपनी के लिए काम जरूर करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है लेकिन वो कंपनी का एजेंट बन जाए। क्लियर। डायरेक्टर कैन आइदर ऑन देयर ऑन एंड थ्रू द कॉमन सील ऑथेंटिकेटेड एज फॉर्मल एक्ट। जितने भी कंपनी के लीगल वर्क होंगे, कंपनी के जितने भी लीगल वर्क होंगे, वो सारे लीगल वर्क या तो डायरेक्टर अपने बेसिस पर, अपने बिहाफ पर करेगा, या कंपनी की जो कॉमन सील है उसको यूज लेते हुए उस वर्क को ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। मान लो कि डायरेक्टर को कुछ वर्क करना है, कोई पेपर वर्क करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, या तो वो अपने सिग्नेचर करे या वो कंपनी के सिग्नेचर करे। कंपनी के सिग्नेचर के रूप में तो हमने कंपनी की कॉमन सील बनवाई है, तो कॉमन सील से ही वो डॉक्यूमेंट्स क्या बनेंगे, ऑथेंटिकेटेड बनेंगे, ठीक है। लीगल पर्सन माना गया है ना उसको, लॉ ने लीगल पर्सन माना है तो फिर ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा, है ना। क्लियर। फिर है फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ये कह रहा है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन से कंपनी को अपनी अलग पहचान मिल गई। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ उसी दिन कंपनी के मेंबरों से अलग कंपनी को अपनी खुद की एक आइडेंटिटी मिल गई, अपनी खुद की पहचान मिल गई, अपना एक नाम मिल गया जिस नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। कंपनी एक्वायर एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर हु कॉन्स्टिट्यूट इट। जिन मेंबरों ने इसको बनाया है उन मेंबरों से ही कंपनी का नाम अलग आइडेंटिटी मिल गई है, ठीक है। कंपनी अपने नाम से, कंपनी किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि कंपनी को हमने बताया था कि कंपनी एक सिटीजन नहीं है। इस कंपनी ओनली सिटीजनशिप किसको मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल को कोई सिटीजन नहीं मिलेगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, जैसे इंडिविजुअल को मिलती है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। हाँ, उसके बाद है कि कंपनी हैज अदर फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कंपनी को अदर फंडामेंटल राइट्स जरूर होते हैं। भाई जो सिटीजनशिप को 6 राइट्स मिलते हैं वो कंपनी को नहीं मिलेंगे, लेकिन इन 6 के अलावा जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो भी कंपनी को तो मिलेंगे, कंपनी को भी मिलेंगे वो तो, है ना। जो इंडिविजुअल को मिलते हैं 6 राइट्स नहीं मिलेंगे, बस बाकी के सारे राइट्स कंपनी को, अदर फंडामेंटल राइट्स तो मिलेंगे जो अदर पर्सन को मिलते हैं, ठीक है। अवेलेबल टू एवरी अदर पर्सन बट नॉट टू सिटीजन। जो सिटीजन वाले जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सिटीजन है ही नहीं, ठीक है। क्या फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं, जैसे
वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो अपनी कॉमन सील यूज लेके नहीं उसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सकता है। ठीक है, ये राइट, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद देखो कंपनी एक ह्यूमन बीइंग है भी और नहीं भी। कैसे कह रहे हो? ह्यूमन बीइंग है भी और नहीं भी। देखो जैसे ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, एक नेचुरल पर्सन क्या कर सकता है, नेचुरल पर्सन अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है जो कंपनी भी खरीद रही है ना, किसी दूसरे को लोन दे सकती है वो कंपनी भी कर रही है, किसी से लोन ले भी सकती है वो भी कंपनी कर रही है। ठीक है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है वो भी कंपनी कर रही है, किसी पर केस कर सकती है तो वो भी कंपनी कर रही है। तो एज ए नेचुरल पर्सन की तरह सब कुछ काम कर रही है, लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं भी है। कुछ काम ऐसे हैं जो नेचुरल पर्सन की तरह नहीं कर रही है कंपनी। क्या? कंपनी कैन नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले सकती, कंपनी खाना नहीं खा सकती, कंपनी दौड़ नहीं लगा सकती, कंपनी किसी से बात नहीं कर सकती, सो ऑन, जैसे बाकी और ह्यूमन बीइंग करते हैं वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए कंपनी को क्या बोला गया है? आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। क्लियर है? इसलिए कंपनी को क्या बोला गया? आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। क्लियर? फटाफट नोट डाउन करो, मैं आपको टाइम देता हूँ। सबसे पहले यहाँ तक करो नोट डाउन, फास्ट नोट डाउन करना है मुझे। हाँ जी, हो गया क्या? हो गया। 3 पॉइंट के बाद आपको ये वाले पॉइंट नोट डाउन करना है। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बेटा। क्लियर है? हो गया नोट डाउन? चलो नेक्स्ट आगे चलो। थर्ड है पॉइंट अपना कॉमन सील। थर्ड पॉइंट क्या है? कॉमन सील। आपको मैंने जैसे कि बताया था कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है और नेचुरल पर्सन ही अपने सिग्नेचर कर सकता है। ठीक है, तो कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट किसी अदर पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट तो है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी? बिना सिग्नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी? उसको सही कौन मानेगा? तो उसके लिए क्या यूज लिया है? एक ऑफिशियल सिग्नेचर के रूप में उसका क्या बना लिया जाता है? जैसे अनपढ़ जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, उनका थंब यूज लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कंपनी को एक तरीके से अनएजुकेटेड मानते हुए, आर्टिफिशियल मानते हुए इसकी क्या बना ली जाती है? सील बना ली जाती है। ठीक है, जिस पर वो उसकी कॉमन सील, उसका नाम है ना, वो अटैच हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है अपना कॉमन सील। क्लियर? कंपनी बीइंग ए आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसलिए वो सिग्नेचर तो नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट्स पे जैसे नेचुरल पर्सन करते हैं। ठीक है, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट क्या निकाला है? कॉमन सील। सिग्नेचर का सब्स्टिट्यूट क्या निकाला है? कॉमन सील। तो कॉमन सील इज यूज बाय कंपनी एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सिग्नेचर। सिग्नेचर का जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है? कॉमन सील यूज लेना। ठीक है, और उसी को ही ऑफिशियल सिग्नेचर माना गया है। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर उसे ही, उस कॉमन सील को ही माना गया है। ठीक है, अब कॉमन सील में क्या होता है? कॉमन सील में उस कंपनी का नाम है ना, वो एनग्रेव होता है, एनग्रेव ऑन इट्स कॉमन सील। कॉमन सील पर उस कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है। एनग्रेव्ड का मतलब क्या होता है? एनग्रेव्ड का मतलब होता है, जैसे मैं आपको ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है, इसमें देखो ये जो बटन है ये उभरे हुए हैं। ये बटन क्या है? उभरे हुए हैं। ऐसे उभरे हुए अक्षरों में प्रिंट किया जाता है।
ठीक है। एनग्रेव का मतलब उभरे हुए अक्षर होने चाहिए, लेकिन जैसे जब हम उभरे हुए इसमें प्रिंट करवाएंगे तो वो रबर स्टाम्प नहीं होना चाहिए। रबर स्टाम्प डज नॉट सर्व फॉर इट्स पर्पस। इसके लिए रबर स्टाम्प को यूज नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना। रबर जो इसके जो वर्ड है ना, जो कंपनी के वर्ड जो कॉमन सील पर यूज लिए जाएंगे वो एनग्रेव होने चाहिए, उभरे हुए होने चाहिए, लेकिन उसके लिए रबर स्टाम्प यूज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ साल पहले यानी अमेंडमेंट हुआ है, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक रूल, एक प्रोविजन लगाया है। उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग कॉमन सील बनाना एक ऑप्शनल कर दिया है। आपकी इच्छा हो तो कॉमन सील बनवाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कॉमन सील को अनऑथराइज कर दिया, कॉमन सील को अनयूटिलाइज कर दिया, ऑप्शनल कर दिया कि जरूरत हो। भाई कॉमन सील को तो आपने ऑफिशियल सिग्नेचर माना है, फिर आपने ऑप्शनल क्या कर दिया। यदि मान लो मैंने नहीं बनवाई कॉमन सील, तो फिर क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? कर सकती है। क्या इसका एक इलाज किया है, क्या इलाज किया है? यदि किसी कंपनी ने कॉमन सील नहीं बनवाई है, इन केस ऑफ कंपनी डज नॉट हैव कॉमन सील, कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, तो उस केस में जो उस पर सिग्नेचर करेंगे वो कौन करेगा? ऑथेंटिकेटेड कौन करेगा उस डॉक्यूमेंट्स को? उस डॉक्यूमेंट्स को सिग्नेचर की आवश्यकता होगी, और वो सिग्नेचर किसके यूज लिए जाएंगे? डायरेक्टरों के। कम से कम 2 डायरेक्टरों के सिग्नेचर होने चाहिए, तभी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? ऑथेंटिकेट होंगे। उस कंपनी के सिग्नेचर क्या होंगे? ऑथेंटिकेट होंगे। कम से कम 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर होना जरूरी है। मान लो सर हमने 2 डायरेक्टर नहीं बनाए, कोई जरूरी थोड़ी ना है 2 डायरेक्टर बनाना, हम तो एक ही डायरेक्टर है। यदि एक ही डायरेक्टर है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, जो एक कंपनी सेक्रेटरी है, सीएस जो होता है, वो उन दोनों के सिग्नेचर भी यदि डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर दिए हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलो फटाफट नोट डाउन करो, फास्ट। हो गया? चलो आगे चले। थर्ड अपने फीचर हो गए। फोर्थ फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बताओ कि लॉ ने मेंबर से, जिन मेंबरों ने उसको बनाया है उसको ही अलग आइडेंटिटी दे दी, उसको अलग पहचान दे दी। उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने मेंबरों से क्या मिल गई? अलग आइडेंटिटी मिल गई, और वो भी किससे? अकॉर्डिंग टू लॉ, जिसे कोई नकार नहीं सकता। ठीक है। अब जब कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी होगा फ्रॉम इट्स मेंबर, जो इसको कंपनी को बनाया है, जिन मेंबरों ने, उनसे अलग अस्तित्व होगा, उसका अलग एग्जिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है, अलग आइडेंटिटी मानी जाएगी। ठीक है, अलग आइडेंटिटी मिल जाने से वो किस चीज के लिए कैपेबल हो गया? वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई डेब्ट्स किसी को उधार दे सकता है, ले सकता है, बैंक अकाउंट खुलवा सकता है अपने नाम से, अपने किसी भी लोग पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ठीक है, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, किसी से भी आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वैलिड होगा। किसी पर भी केस कर सकता है, कोई भी इस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग पर्सन जो मेंबर को राइट होते हैं, वही सेम इनको आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब लीगल पर्सन माना गया है। ठीक है, मानना पड़ेगा फिर तो इसका मतलब। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? क्योंकि वंस रजिस्टर्ड, एक बार यदि रजिस्टर्ड हो गई तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी पर्सनैलिटी इसको मिल जाती है। ठीक है, अब जब उसको अलग से अपनी खुद की आइडेंटिटी मिली है, तो ये बताओ
कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए शेयर होल्डर कंपनी को क्या नहीं कर सकती, एनफोर्स नहीं कर सकती, यानी उस पर फोर्स नहीं लगा सकती। ठीक है, शेयर होल्डर कैन नॉट एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय इस कंपनी। ठीक है, कंपनी ने यदि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उसमें शेयर होल्डर उसमें कानून लगा दे, नहीं, मानना पड़ेगा। ठीक है, और जो क्रेडिटर्स है वो कंपनी पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं अपने डेब्ट्स के लिए। यदि कंपनी ने कोई लोन लिया है तो कंपनी उस लोन का यदि समय पर पेमेंट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्रेडिटर्स जिसने लोन दिया है वो कंपनी पर डायरेक्ट केस कर सकता है, उस पर मेंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मेंबर्स अपने कैपिटल के लिए कंपनी पर केस नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? नोट डाउन करो। फोर्थ पॉइंट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी फोर्थ पॉइंट है, ध्यान से फटाफट नोट डाउन करो। हो गया। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना सेपरेट प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, ऊपर ही अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कंपनी को एक अपनी गवर्नमेंट उसने लॉ ने क्या दे दी, अलग से आइडेंटिटी दे दी। आइडेंटिटी दे दी, अपनी खुद की आइडेंटिटी दे दी, तो वो खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है। कंपनी का खुद का अलग से आइडेंटिटी है, खुद के राइट्स हैं, तो वो अपने नाम से क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी कंपनी ने खरीदी है, यानी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, नहीं, वो कंपनी के नाम से खरीदी गई है, कंपनी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। क्लियर? आगे समझ में? यहाँ तक कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी पर जब कंपनी का वाइंड अप होता है, यानी किसी रीजनवश कंपनी सरवाइव नहीं कर रही है तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसे क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, वाइंड अप कर दिया जाता है। तो जब कंपनी की जो एसेट्स है तो उस कंपनी की एसेट्स पर भी शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं है। सबसे पहले उन कंपनी की जो एसेट्स जो बिकेगी उनसे आउटसाइडर का पेमेंट किया जाएगा, जो कंपनी ने जिससे लोन लिया है उसका पेमेंट किया जाएगा, और लोन पेमेंट करने के बाद यदि कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, लास्ट में जो बच रहा है उसे जरूर शेयर होल्डर ले सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि बंद हो गई और शेयर होल्डर उसकी प्रॉपर्टी पर कूद गए कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, तो ठीक है मेरे पैसों से खरीदी गई है, नहीं, वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेंबर जो है कैन नॉट क्लेम हिमसेल्फ टू ऑनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी पर कभी भी ऑनरशिप जाहिर नहीं कर सकता है ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस, चाहे कंपनी अस्तित्व में है या उसका वाइंड अप हो गया है, किसी भी कंडीशन में वो मेंबर अपनी ऑनरशिप उस पर शो नहीं कर सकते। ठीक है, यदि मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है, कंपनी ने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, वो किसी नेचुरल क्लाइमेट से क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है, नेचुरल क्लाइमेट से क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, उसका इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ रहा है, तो क्या उस पर मेंबर्स का राइट होगा? नहीं। उस पर क्या मेंबर का राइट होगा? नहीं होगा। मेंबर हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी में भी मेंबर्स का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। फिफ्थ वाला पॉइंट नोट डाउन करो। फिफ्थ समझ में तो आ रहा है ना? हो गया। नेक्स्ट आ जाओ सिक्स्थ पर। सिक्स्थ पर आ जाओ फटाफट।
हाँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो अपनी ओनरशिप को यदि किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी के टाइप पर। मैंने आपको ये भी बताया था, जो कंपनी, जो मान लो कि मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, अब रिलायंस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब तक मेरे पास शेयर है मैं उसका ओनर हूं शेयर्स का, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है तो मैं फंस गया, नहीं, मैं चाहूं तो अपने शेयर्स को किसी दूसरे पोटेंशियल इन्वेस्टर को क्या कर सकता हूं, सेल्स कर सकता हूं और अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसफरेबिलिटी का जो राइट होता है वो शेयर होल्डर को उसके कंपनी के टाइप पर डिपेंड करता है, कंपनी कौन किस टाइप की है, ठीक है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कंपनी आपके काफी टाइप की हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि कंपनी जो शेयर जो ट्रांसफरेबिलिटी का जो राइट है, शेयर्स के ट्रांसफर करने का राइट है, वो कंपनी के टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि शेयर्स क्या होता है, कंपनी जो कंपनी की जो कैपिटल है ना, कंपनी की जो होल कैपिटल है, ठीक है, वो एक छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। और उस स्मॉल यूनिट्स को जैसे 100 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये ऐसे में डिवाइडेड होती है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। अब जैसे हमारे नोट होते हैं 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, ये शेयर्स है। अब ये नोट है जो क्या है, ट्रांसफरेबल है यानी मूवेबल है, अपन मूव कर सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, हम इन्हें एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो राइट, कंपनी के जो शेयर्स का जो ट्रांसफर करने का राइट है वो कंपनी के टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनी के ट्रांसफर करने का, शेयर्स के ट्रांसफर करने का जो शेयर होल्डर को राइट मिलता है वो देता है कौन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने यदि अप्रूव कर रखा है, प्रोवाइड कर रखा है, तो ही वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो शेयर आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए में यदि मेंशन है तो ही शेयर्स का क्या किया जा सकता है, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कंपनी के टाइप पर डिपेंड करता है। यदि प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के शेयर्स का यानी शेयर्स का जो राइट है उसको ट्रांसफर करने पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर। बताओ, नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करें। कर लिया, नोट डाउन कर लिया, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। लिमिटेड लायबिलिटीज, लिमिटेड लायबिलिटीज, लिमिटेड लायबिलिटीज ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कंपनी का, ठीक है। इसी फीचर की वजह से पार्टनरशिप से कंपनी की और क्या किया गया है, उसे डेवलप किया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटीज थी। यदि हम फर्म के या दुकान के, जो भी हमने दुकान खोल रखी है उसका लोन यदि हम पेमेंट दुकान से नहीं करेंगे तो वो हमारे घर से ले जाएगा, ये इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन अब यहाँ पर दुकान का पेमेंट दुकान से ही किया जाएगा, कि दुकान में पैसा नहीं है तो फिर मना, ठीक है, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटीज है कोई, यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके शेयर होल्डरों की जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। और लिमिटेड कहाँ तक होती है, वो कंपनी के जो टाइप होते हैं, कंपनी कितने टाइप की है उस टाइप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मेंबर्स की जो लायबिलिटीज है वो भी कंपनी के टाइप पर डिपेंड करती है, ठीक है। कंपनी किस टाइप की है उस पर डिपेंड करती है। अब कंपनी लिमिटेड कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी है,
ठीक है। लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड कंपनी है तो उन अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा कि कंपनी, यहाँ पर कंपनी अनलिमिटेड टाइप की जो कंपनी है ना वो अपने इंडिया में नहीं चलती है, अपने इंडिया में नहीं है। यानी कंपनी में बिकम, ठीक है, यानी कंपनी जो अनलिमिटेड जो कंपनी है ना अपने इंडिया में क्या नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड टाइप की कंपनी अपने इंडिया में फॉर्म ही नहीं कर सकते, बना ही नहीं सकते, रजिस्टर्ड ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेड कंपनी ही अपने इंडिया में चलती है। ठीक है, लिमिटेड कंपनी के रूप में ही उसको रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके जो राइट होते हैं कहाँ तक लिमिटेड, उनका जो लायबिलिटीज है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है। तो फर्स्ट आती है लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी का मतलब होता है यहाँ पर कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका जो लायबिलिटीज की जो लिमिटेशन होती है वो कहाँ तक होती है, जो मेंबरों ने शेयर्स खरीद रखे हैं उस शेयर्स की जो वैल्यू है, यानी मैंने 20 रुपए की एक शेयर खरीद रखा है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी 20 रुपए तक ही है। यानी मैंने 50 रुपए का शेयर खरीद रखा है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बस केवल 50 रुपए तक ही है। 100 रुपए का शेयर खरीद रखा है तो 100 रुपए तक ही है। ठीक है, यदि 110 का नुकसान होता है तो मैं नहीं भुगतूंगा, उसे कौन भुगतेगा, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी लॉ में आप सब कुछ पढ़ोगे, कोई इशू नहीं है ना। तो लायबिलिटीज ऑफ मेंबर, कंपनी के जो मेंबर्स की लायबिलिटीज है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है, जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होती है ना, शेयर्स जो उन्होंने रख रखे हैं उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है वहां तक ही केवल उनकी लायबिलिटीज सीमित हो जाती है। ठीक है, और यदि कोई पर्सन ज्यादा ही दानदाता बन रहा है, यदि कोई पर्सन कोई ज्यादा ही दानदाता बन रहा है, दानी बन रहा है, तो वही कह सकता है कि भाई कंपनी के वाउंड अप के समय पर मैं 1 लाख रुपए और दे दूंगा। यानी गारंटी दी है, कंपनी को गारंटी दी है कि यदि कंपनी का वाइंड अप होता है और कंपनी के पास पैसे नहीं आते हैं रहते हैं तो मैं उनको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ उस टाइम, वाइंड अप के समय। अभी नहीं, वाइंड अप होगा तो उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी गारंटी तक भी एक्सटेंड हो जाती है। मेंबर्स इज लायबल टू एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ गारंटी, गारंटी अमाउंट तक वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। कंपनी में मैंने पहले बता दिया, कंपनी में पार्टनर को भी क्या किया जा सकता है, मेंबर बनाया जा सकता है। कंपनी में बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म ओनली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यदि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तो पार्टनरशिप फर्म भी कंपनी में मेंबर बन सकता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये हुआ अपना नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटीज। फटाफट नोट डाउन करो, फास्ट नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, क्लियर कर दिया है मैंने, फटाफट नोट डाउन करो। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सेपरेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब आप समझते हो, मैंने आपको बताया था, या प्रोफेशनल मैनेजमेंट कह सकते हैं हम यहाँ पर। सेपरेट मैनेजमेंट को हम यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी हम कह सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर शेयर होल्डर, देखो शेयर होल्डर जो होते हैं ना, जो इस कंपनी में जो शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के लीगल ओनर तो होते हैं, लीगल ओनर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी रिस्क भी बियर करते हैं। ठीक है, उनको बहुत बड़ी रिस्क भी बियर करनी पड़ती है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क तो है ही, है ना, और वो कंपनी के ओनर भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी को मैनेज कर सके। वो जरूर
ये जरूरी नहीं है कंपनी को मैनेज कर सके, क्योंकि लाखों शेयर होल्डर होते हैं। क्या कंपनी को सारे लाखों शेयर होल्डर मैनेज करेंगे? क्या नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक किसी ना किसी को हाथ में संभालना पड़ेगा, किसी ना किसी को उसका ऑनरशिप देनी पड़ेगी, ठीक है, किसी ना किसी को इसका ऑनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि लीगल ऑनर तो शेयर होल्डर है ही है। देखो जो कंपनी के जो शेयर होल्डर है, मेंबर्स है, वो ओनर ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की शेयर कैपिटल का ओनर तो है ही, क्योंकि वो बियर द रिस्क बियर करते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि वो मैनेज कर सके, कंपनी को मैनेज कर सके, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लाखों शेयर होल्डर होते हैं, कहाँ से मैनेज करेंगे यार, ठीक है। द मैनेजमेंट इज वेस्टेड, तो फिर मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो किसके हाथों में सौंप दिया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन इलेक्ट करता है? वही लाखों पर्सन किसी एक पर्सन को क्या कर देता है? इलेक्ट कर देता है कि भाई पूरा कंपनी का मैनेजमेंट तेरे हाथ में, ठीक है। जो लाखों मेंबर होते हैं वो तो कंपनी का मैनेजमेंट कर नहीं सकते, तो वो लाखों मैनेजमेंट इलेक्शन करवा के नहीं, एक मेंबर को क्या कर देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं, उसके हाथों में पूरा मैनेजमेंट सौंप देते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टरों के हाथ में होता है, और डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? इलेक्टेड कौन करता है? शेयर होल्डर करता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन शेयर होल्डर का एजेंट नहीं होता है, वो एजेंट नहीं है भैया ना, एजेंट मत मानना उसे, मैंने पहले ही बता दिया आपको। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जो कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, वो इज अंडरटेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसके हाथों में होता है? किसको अंडरटेक कर दिया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडरटेक कर लेता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया है शेयर होल्डरों ने, किसी एक पर्सन को इलेक्ट कर दिया है ना। अब वो क्या करता है? अब अकेला पर्सन, अब वो अकेला रह गया, तो अकेला पर्सन भी पूरी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकता, तो वो अपने हिसाब से टॉप मैनेजमेंट को हायर करेगा, विच अपॉइंट द टॉप मैनेजमेंट, अपने अकॉर्डिंग वो टैलेंटेड पर्सनों को हायर करेगा, टैलेंटेड ऑफिसर्स को हायर करेगा, ठीक है। MBA, CA, CS ऐसे पर्सनों को वो हायर करेगा, ठीक है। अपॉइंट द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का रनिंग करने के लिए वो टॉप मैनेजमेंट को हायर करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। However, the shareholder does not have the right to involve the day-to-day running of business. उन्होंने शेयर होल्डरों ने एक पर्सन को इलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब वो पर्सन के हाथ में पूरा मैनेजमेंट सौंप दिया, तो अब ये ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर बीच बीच में यानी उस काम को बिगाड़े, अपनी उसकी आज़ादी को छीन ले, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी आज़ादी को छीन ले, ऐसा नहीं है। बार बार से मैं उसको ये याद नहीं दिलाया कि भाई, मैंने आपको बताया ना एजेंट नहीं है, बार बार से ये याद नहीं दिलाएगा शेयर होल्डर कि भाई मैंने आपको चुना है तो आप मेरे अकॉर्डिंग काम करो, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए एजेंट नहीं होता है, ठीक है। बस मैनेजमेंट उसके हाथ में सौंप दिया जाता है, तो वो अपने हिसाब से ही मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, क्लियर। नोट डाउन करो फटाफट, फटाफट नोट डाउन करो। फटाफट नोट डाउन करो, बस खत्म होने वाला है, ठीक है, एक दो पॉइंट और होंगे। हाँ जी, आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट है परप्यूचुअल सक्सेशन। परप्यूचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कंपनी का ओरिजिन किससे हुआ? कंपनी का क्रिएशन किससे हुआ? बाय लॉ हुआ। तो कंपनी का वाइंड अप भी किससे होगा? बाय लॉ। ध्यान, कंपनी का जन्म भी लॉ से हुआ है, तो कंपनी का मरण भी किससे होगा? मृत्यु भी किससे होगी? लॉ के द्वारा ही होगी, कानून के द्वारा ही होगी, ठीक है। तो ये तो आप बात समझ लेना पहले, है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। कंपनी बीइंग ए क्रिएशन बाय लॉ, तो देन कैन बी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब समापन भी ओनली एज पर प्रोविजन ऑफ द लॉ, लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ में। अब बात आती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है,
ठीक है, इज नॉट इफेक्ट। जब कंपनी का जन्म भी किसके द्वारा हुआ है, लॉ के द्वारा हुआ है, कंपनी का मरण भी किसके द्वारा होगा, लॉ के द्वारा हुआ, तो इसका मतलब कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी डेथ हो जाए या रिटायरमेंट ले ले वो, या वो सारे रेजिग्नेशन लेटर सेंड कर दे कंपनी को, तो उस पर कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी पर एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। कंपनी का बंद होने का रीजन किससे होगी, कंपनी बंद किससे होगी, लॉ के थ्रू ही होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर की जो इंसॉल्वेंसी है उसका भी कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी को कानून ने एक सेपरेट आइडेंटिटी दी है, अपने मेंबरों से क्या दी है, सेपरेट आइडेंटिटी दी है। इसका मतलब फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है, 5 मेंबर, पांचों के नाम अलग अलग है, सबको अलग अलग आइडेंटिटी दी है। इसका मतलब 4 मेंबर मर गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 5वां मेंबर आत्महत्या कर लेगा। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो एक कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ द एंटायर मेंबर डेथ। कंपनी के सारे मेंबर भी मर जाए ना, कंपनी में एक भी मेंबर नहीं रहे तो भी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होगा, कंपनी फिर भी कंटिन्यू ही होगी। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज, यानी यदि रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी में क्या है, आरओसी के रजिस्टर में क्या है, उसका नाम लिखा हुआ है, और जब तक वो नाम लिखा हुआ है जब तक वो एक्जिस्टेंस में रहेगी। ठीक है, चाहे फिर कंपनी पर पूरा डेस्ट्रॉयड हो जाए, कंपनी पे नेचुरल क्लाइमेट्स आ जाए, कंपनी के सारे मेंबर्स मर जाए, सब कुछ हो जाए, कंपनी फिर भी रहेगी। केवल कंपनी का जो वाउंड अप होगा वो तो केवल किसके द्वारा ही होगा, बाय लॉ के द्वारा एज पर ही होगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी की जो लाइफ है, कंपनी की जो लाइफ है ना, वो कंपनी की जो लाइफ है वो कहाँ पर मेंशन की गई है, कंपनी की जो लाइफ डिटरमाइन करता है वो कौन करता है, एमओए डिटरमाइन करता है। कंपनी की पूरी लाइफ है ना वो किसके हाथों में होती है, एमओए के हाथों में होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हाथ में होती है। ठीक है, उसी में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है एमओए कंपनी की लाइफ को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी शेयर, यदि मान लो किसी मेंबर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई तो उस मेंबर ने जो शेयर हेल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो उस मेंबर ने जो शेयर हेल्ड किया हुआ है उसको वो डायरेक्टली किसको ट्रांसफर हो जाएगा, वो अपने आप ही उसके नॉमिनी को, जो उसने शेयर खरीदते समय जो लेटर भरा है, जो डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, ठीक है, उनमें जो उसको नॉमिनी, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल रिसीवर को उसने जो प्रेजेंट किया है उसको ऑटोमेटिकल क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप ही क्या हो जाएगा, जो जिस पर्सन की डेथ हुई है उस पर्सन से उसकी ऑनरशिप अपने आप ही उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि चाहे अब कंपनी पर हाइड्रोजन बम डाल दो फिर भी कंपनी डिस्ट्रॉयड नहीं होगी, यानी कंपनी डिस्ट्रॉयड तो हो गई लेकिन कंपनी का वाइंड अप नहीं हुआ है, कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हुआ है। क्लियर, क्लियर। ये अपना मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट है, एक बार देखते हैं। आपको इसको नोट डाउन करो पहले, तो फर्स्ट आप परपेचुअल सक्सेशन वाले पॉइंट को नोट डाउन करो, उसके बाद देखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है लास्ट, शायद है ना, लास्ट ये, अब ये लास्ट है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। मैंने आपको बताया था कंपनी का जो लाइफ है वो कौन डिटरमाइन करती है, एमओए। कंपनी की पूरी नस किसके हाथ में होती है, एमओए के हाथ में होती है। एमओए जो बोलेगा वो कंपनी को करना पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब कंपनी उस एमओए में कंपनी की सारी पावर लिखी हुई है, कंपनी की सारी पावर किस में लिखी हुई है, एमओए में, ठीक है। तो कंपनी उस एमओए में जो पावर लिखी हुई है उससे आगे नहीं जा सकता, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है। उसकी लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा से वो बाहर नहीं जा सकता। और लक्ष्मण रेखा कहां पर मेंशन है, उसकी लिमिटेशन कहां मेंशन है, एमओए में, ठीक है, क्लियर। ध्यान रखना, ए कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिमिटेशन, उसकी पावर जो मेंशन की गई है उससे बाहर वो नहीं जा सकता है, ठीक है। एमओए में जो क्लोज होते हैं, जो क्लोज होते हैं, उस क्लोज में जो कंपनी के एक्शन है, ऑब्जेक्ट है, कंपनी क्यों बनाई गई है, ये सब चीजें उसमें क्या होती है, मेंशन होती है, इसलिए लिमिटेड होती है इन द स्कोप ऑफ इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जो राइट्स है कहाँ तक सीमित होते हैं, उस एमओए में जो राइट्स लिखे हुए हैं वहां तक सीमित होते हैं। कंपनी के क्यों बनाई गई है, कंपनी किस ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है, किस पर्पज के लिए बनाई गई है, कितनी कैपिटल है, सब कुछ एमओए में मेंशन होती है, ठीक है। तो कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड अनलेस, कंपनी अपनी सीमाओं को कब बढ़ा सकती है, कंपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहती है, कंपनी उस लिमिट से बाहर जाना चाहती है, तो लिमिट से बाहर जाने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना पड़ेगा। लिमिट से बाहर निकलने से पहले उस जो वो है लिमिटेशन कहाँ पर लिखी हुई है, एमओए में, तो एमओए में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यदि उसने एमओए में चेंज कर दिया तो वो उसकी लिमिट का, उसका दायरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका दायरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो फटाफट, फटाफट नोट डाउन करो, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। हाँ जी, तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अपने जो फीचर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा किस पर डिपेंड होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा किस पर डिपेंड होगा, बताओ, नेक्स्ट टॉपिक किस पे डिपेंड होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिपेंड होगा भैया किस पर, बताओ। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप की होती है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, कंपनी कितने टाइप की होती है और इन सब कंपनियों के बारे में हम पढ़ेंगे भी, अंदर का भी मैटर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि कंपनी कितने टाइप की होती है। कंपनी 7 टाइप से होती है, 7 बेसिस होते हैं कंपनी टाइप के। कौन कौन से, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेस पर कंपनी 2 टाइप की होती है, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड के बेस पर कंपनी 3 टाइप की होती है, चार्टर कंपनी, स्टेचुरी कंपनी और एज पर कंपनी एक्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये तो फर्स्ट बेस हुआ है ना, ऐसे सेकंड बेस है, कंपनी मेंबर्स के बेस पर कंपनी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, एक तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी, ये मेंबर्स के बेस पर होती है। फिर थर्ड नंबर का जो वो है बेस है वो कंट्रोल के बेस पर है, कंपनी कंट्रोल के बेस पर कंपनी कितने टाइप की होती है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है। उसके बाद जो बेसिस है वो ओनरशिप के बेस पर है, ओनरशिप के बेस पर कंपनी कितने टाइप की होती है, ओनरशिप के बेस पर कंपनी 2 टाइप की होती है, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है।
फिर कैपिटल मार्केट पर बेस पर कंपनी दो टाइप की होती है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। और उसके बाद ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के बेस पर कंपनी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, है ना, 6 बेस है ना, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। फिर लिमिटेड में हमने पढ़ा था दो, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। फिर अदर्स बेस पर कंपनी कितने टाइप की होती है, अदर्स बेस पर कंपनी होती है 5 टाइप की अदर्स बेस पर, बाकी के बेस पर फॉरेन कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी जिसे निधि बोलते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स म्यूचुअल कंपनी है, डोरमेंट्स कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड चैरिटेबल कंपनी। ये 5 टाइप की कंपनी अदर्स के बेस पर होती है। तो हम यहाँ पर 7 बेस पढ़ेंगे। कंपनियों के टाइप तो कितने पढ़ेंगे, तो आपको देख लो कितने टाइप कंपनी हो गई, ठीक है। फॉर्मेशन के बेस पर हो गई, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पर हो गई, फिर कंट्रोल के बेस पर हो गई, फिर ऑनरशिप के बेस पर हो गई, फिर मार्केट कैपिटल मार्केट के बेस पर हो गई, है ना, फिर आपकी लायबिलिटी के बेस पर हो गई, फिर कंपनी आपके अदर्स के बेस पर हो गई। तो कितनी सारी कंपनियां अपन टाइप हैं। तो इन टाइप को हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस नेक्स्ट लेक्चर ऐसा लेक्चर है जिसमें आपको कहीं भी कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं दी जाएगी। मैंने स्पेशल इस लेक्चर को वो किया है, डिज़ाइन किया है कि मैं कंपनी के टाइप से रिलेटेड एक कंप्लीट लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। कोई भी कहीं भी आपको बस केवल ये बता दिया जाएगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। आपको सभी कंपनियों के बारे में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर पब्लिक कंपनी, आपके सिलेबस में पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी है ना, लेकिन आगे भी आपको क्या है, काफ़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए जो मैं आपको स्पेशल 1 घंटे का टाइम लेके नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मुझे इजाज़त दो कि मैं अब आपकी क्लास को ओवर कर सकूं, और आई होप कि आपको फीचर ऑफ कंपनी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया है तो एप्लीकेशन में जो आपके नंबर हैं, आपको नंबर दे रखे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, ठीक है। तो मैं आपकी ऑल प्रॉब्लम्स को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्लियर। एप्लीकेशन, एक बच्चा पूछ रहा है कि एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन बेटा, एप्लीकेशन का नाम है एजुकेशन बाबा। प्ले स्टोर पर आपको एजुकेशन बाबा के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करो, रजिस्टर्ड करो, और जो माइनर फीस है उसे डिपॉजिट कराओ, क्लास कंटिन्यू रखो, ठीक है। क्लियर। माइनर फीस, बहुत माइनर फीस, आप सोच भी नहीं सकते इतनी माइनर फीस है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। चलो बाय।